नमस्कार। आज हम एक ऐसे जबरदस्त विचार की पड़ताल करेंगे जिसने 19वीं सदी में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो ये कहानी है राष्ट्रवाद की। एक ऐसा आइडिया जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़कर उन देशों को जन्म दिया जिन्हें हम आज जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस तस्वीर से। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक सपना है। साल था 1848 और आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोर्यू। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां सारे देश अपने अपने झंडे लेकर स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और जरा नीचे देखिए, ये जमीन पर बिखरे हुए टूटे ताज ये दिखा रहे हैं कि राजाओं का निरंकुश राज अब खत्म हो चुका है। सच में आजादी और एकता का एक कमाल का सपना था ये। तो इस नए सपने का नाम था राष्ट्र राज्य। देखिए, 19वीं सदी से पहले ये सोच भी कोई नहीं सकता था। लोगों की वफादारी या तो किसी राजा के लिए होती थी या फिर किसी साम्राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी सोच थी कि अब नागरिक मिलकर एक राष्ट्र बनाएंगे। ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ थे हैब्सबर्ग जैसे पुराने साम्राज्य, जहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोग एक साथ रहते थे, और दूसरी तरफ था राष्ट्र राज्य का ये नया सपना, जहाँ एक जैसी पहचान और एक साझा इतिहास लोगों को आपस में जोड़ता था। अब वफादारी सम्राट के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए थी। तो सवाल ये है कि ये विचार शुरू कहाँ से हुआ। इसकी पहली और सबसे साफ चिंगारी हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कि इस विचार को हकीकत में कैसे बदला गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के पास तो जैसे एक राष्ट्र बनाने की पूरी रेसिपी ही तैयार थी। उन्होंने पितृभूमि यानी फादरलैंड और नागरिक यानी सिटीजन जैसे विचारों को खूब बढ़ावा दिया। शाही झंडे को हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया। देश के लिए नए गीत लिखे गए, शपथ ली गई और सबसे जरूरी, पूरे देश में एक जैसे कानून और एक ही भाषा लागू की गई, ताकि लोगों के मन में एक राष्ट्र की भावना पैदा हो सके। और ये आग सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रुकी। फ्रांसीसी सेनाओं ने इस आइडिया को पूरे यूरोप में फैला दिया। शुरू में तो लोग उन्हें आज़ादी का मसीहा मानते थे, लेकिन जैसे ही टैक्स बढ़े और लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा, तो यही स्वागत दुश्मनी में बदल गया। लेकिन राष्ट्रवाद की आग सिर्फ फ्रांसीसी सेनाओं की वजह से नहीं भड़की थी। असल में पूरे यूरोप में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर ऐसे बदलाव हो रहे थे जो इस विचार की जमीन तैयार कर रहे थे। इस नए विचार के सबसे बड़े पैरोकार थे उभरता हुआ मिडिल क्लास और पढ़े लिखे उदारवादी लोग। उन्हें लगता था कि अगर देश एक हो जाएगा तो सबको राजनीतिक आज़ादी मिलेगी और व्यापार भी बढ़ेगा। उनकी सीधी सी मांग थी, बाजार खुले हों और सरकार लोगों की मर्जी से चले। तो उस वक्त आर्थिक हालात कितने खराब थे, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 11। सोचिए, साल 1833 में एक व्यापारी को जर्मनी के ही एक शहर हैम्बर्ग से दूसरे शहर नूरनबर्ग तक अपना सामान ले जाने के लिए 11 अलग अलग कस्टम बैरियर पार करने पड़ते थे। मतलब हर बैरियर पर अलग टैक्स, अलग नियम। कितना मुश्किल रहा होगा कारोबार करना। इस मुश्किल का हल निकला ज़ॉल्वेरन नाम के एक कस्टम यूनियन से। इसने न सिर्फ व्यापार की रुकावटें हटाईं, बल्कि 30 से ज्यादा अलग अलग करेंसी को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। इसने जर्मन राज्यों को आर्थिक तौर पर एक दूसरे से जोड़ दिया, जो कि राष्ट्रीय एकता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीति या अर्थशास्त्र की बात नहीं थी, ये संस्कृति से भी जुड़ा था। जो रोमांटिक विचारक थे, उनका मानना था कि किसी भी देश की असली आत्मा उसके लोकगीतों, कहानियों और डांस में बसती है। ग्रिम ब्रदर्स की लोक कथाएं हों या पोलैंड के लोक नृत्य, इन सब का इस्तेमाल एक साझा इतिहास और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए किया गया। तो अब तक हमने इस विचार और माहौल को समझा। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जहां दशकों तक विद्रोह और युद्ध हुए और राष्ट्र के इस सपने को हकीकत के नक्शे पर उतारा गया। 19वीं सदी को क्रांतियों की सदी कहना गलत नहीं होगा। हाँ, 1815 में पुराने राजाओं को वापस गद्दी पर बिठा दिया गया, लेकिन राष्ट्रवाद की आग बुझी नहीं थी। 1821 में ग्रीस, 1830 में फ्रांस और फिर 1848 आते आते तो पूरे यूरोप में बगावत की लहर दौड़ गई। ये एक बहुत ही उथल-पुथल भरा दौर था। इन क्रांतियों के पीछे ग्यूसेप मैज़ीनी जैसे आदर्शवादी लोग थे। उन्होंने यंग इटली जैसी सीक्रेट सोसाइटियां बनाई और उनका मानना था कि राष्ट्रों को बनाना खुद ईश्वर की इच्छा है।
उन्हें इटली के एकीकरण की आत्मा भी कहा जाता है। लेकिन अफसोस, एकीकरण की ये पहली उदारवादी और लोकतांत्रिक कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। राजाओं और उनकी ताकतवर सेनाओं ने फ्रैंकफर्ट संसद जैसी कोशिशों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। और यहीं पर राष्ट्रवाद की कहानी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ आता है। 1848 की नाकामी के बाद ये विचार अब उदारवादियों का सपना नहीं रहा, बल्कि बिस्मार्क जैसे ताकतवर नेताओं के लिए सत्ता हासिल करने का एक जबरदस्त हथियार बन गया। बिस्मार्क का तरीका बिल्कुल साफ था, जंग। उन्होंने वोटों या बातों से नहीं, बल्कि लोहे और खून की नीति से जर्मनी को एक किया। ये राष्ट्रवाद के एक नए, ज्यादा आक्रामक दौर की शुरुआत थी। उस दौर में कलाकारों ने राष्ट्र के इस विचार को एक चेहरा दिया। जर्मेनिया जैसे महिला प्रतीकों को गढ़ा गया, जहां हर चीज का एक मतलब था। टूटी हुई जंजीरें आज़ादी का प्रतीक थीं, ओक के पत्तों का ताज वीरता का, और हाथ में जो तलवार थी वो लड़ने की तैयारी को दिखाती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 19वीं सदी जब खत्म हो रही थी, तब तक ये खूबसूरत सपना एक खतरनाक दुस्वप्न में बदलने की कगार पर पहुंच चुका था। वो जो राष्ट्रों के बीच भाईचारे का सपना था, अब वो एक दूसरे से नफरत और जबरदस्त मुकाबले में बदल चुका था। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और हर कोई बस जंग के लिए तैयार बैठा था। इस नए नफरत भरे राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ बाल्कन के इलाके में। ये एक ऐसी जगह थी जहां कई अलग अलग जाति के लोग रहते थे। कमजोर होता ओटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और नए नए बने देश अपनी सीमाओं के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और इस आग में घी डालने का काम कर रही थीं यूरोप की बड़ी शक्तियां। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन सब ने अपने अपने फायदे के लिए बाल्कन के तनाव को और भड़काया, जिससे ये इलाका एक बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। और इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के इस खतरनाक मेल ने यूरोप को सीधा 1914 के पहले विश्व युद्ध की तबाही में झोंक दिया। जो सपना 1848 में देखा गया था, वो 1914 में एक भयानक दुस्वप्न बन चुका था। तो आखिर में इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्र के इसी विचार ने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। लेकिन जैसा हमने देखा, इसकी एक बहुत बड़ी और अक्सर खौफनाक कीमत चुकानी पड़ी है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एकता और पहचान के नाम पर हम कौन सी हदें पार करने को तैयार हैं।